तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। 1 एकड़ हरी मिर्च की खेती से लाखों की आय ले रहे एक प्रगतिशील किसान। अच्छे विकास के लिए बकरी के नवजात मेमनों की देखभाल पर जानकारी। लिलियम फूल की खेती करके कमा सकते हैं अच्छी आय। कहते हैं अगर कोई इंसान दुनिया से हटकर कोई कार्य करे तो उसे जरूर कामयाबी मिलती है। ऐसी ही कामयाबी मिली है हिसार के गांव मुकलान के किसान हरेराम सिंह को, जो कि हरी मिर्च की खेती को अच्छी तरह से करके अधिक उपज और लाखों की आय हासिल कर रहे हैं। और उन्हें ये सफलता कैसे मिली, जिसके कारण गांव में हरेराम सिंह की काफी जमकर सराहना हो रही है। तो आइए जानते हैं उनके अनुभवों को। ईटीवी हरियाणा की टीम हिसार के मुकलाक गाँव में हरेराम सिंह के पास पहुँची और उन्हें मिली कामयाबी उन्हीं के मुख जानी। उन्होंने बताया कि काफी सालों से परंपरागत फसलें ही उगाते थे और लगातार फसलें बीमारियां आने के कारण खराब हो रही थीं, जिस कारण से लगातार आर्थिक रूप से वो कमजोर हो रहे थे। इस कारण फैसला लिया इस बार कुछ हट करके खेती करेंगे और इसके तहत 1 एकड़ में हरी मिर्च लगाई, जिस पर लगभग 30,000 रुपए का खर्च आया। वहीं मिर्च की खेती से 2,30,000 रुपए का फायदा हुआ। पहले जी हम नरमा कपास बोते थे और नरमे की हमारी उपज घट गई और खर्चा बढ़ गया। तो इस बार हमने विचार किया कि भाई नरमे से कुछ हटके फसल लगाएं। तो हमने अप्रैल महीने में मिर्च लगाने का विचार किया, मिर्चों की पौध ला करके, और हमने खेत में मिर्च लगाई। मिर्च की खेती करने वाले किसान हरिराम सिंह ने बताया कि सबसे पहले डीएपी खाद को मिट्टी में मिलाया और इसके बाद अप्रैल माह में हरी मिर्च लगाई। इसके बाद में जब पौधे बनने लगे तो हर सिंचाई के साथ खेत में यूरिया खाद को डाला। मिर्च की जी फूल की जो दूरी है वो 3 फुट और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 1 फुट। किसान हरिराम ने बताया जब जुलाई में मिर्च लगना आरंभ हो गया तो उस वक्त पानी लगाने के बाद यूरिया खाद का कट्टा डाल दिया गया, जिसके बाद अच्छी किस्म की मिर्च तैयार हो गई। उन्होंने बताया कि अभी तक 8 बार मिर्च को तोड़ चुके हैं और 9 बार 50 किलो यूरिया खाद डाल चुके हैं। अप्रैल में हरी मिर्च लगाने के बाद सिंचाई हर सप्ताह की है, लेकिन बारिश के मौसम के बाद करीब 15 दिनों में सिंचाई की जाती थी और वही सर्दी के दिनों में एक निश्चित अंतराल के बाद हल्की सिंचाई की जाती है, ताकि सर्दी का प्रभाव हरी मिर्च की फसल पर न हो। इसके अंदर जी जब फाल शुरू हो गया ना, पहले तो जब हमने ये पौध लगाई तो उस टाइम 1 डीएपी का कट्टा, 2 सुपर के कट्टे हमने इसके अंदर खाद मिट्टी मिला लिया। और जैसे पौध खड़ी होगी हमारी, उसके बाद में हमने हर सिंचाई के साथ 5 किलो 7 किलो यूरिया खाद पौधे से थोड़े थोड़े दाने पूरे खेत में छिड़के। और जब ये जुलाई महीने में इसने फल देना शुरू कर दिया, 7वें महीने में, उस टाइम फाल के ऊपर ही 1 कट्टा देना यूरिया खाद का। जैसे पानी लगा दिया, 1 कट्टा यूरिया खाद का डाल दिया। फिर फाल तैयार हो गया, उसकी तुड़ाई कर ली, सिंचाई कराया और 1 कट्टा यूरिया फिर डाल दिया। तो इसमें से हमने 8 फाल तोड़ लिए। तो
लमसम ये मानो कि इसके अंदर हमारे 9 कट्टे यूरिया के आ गए। मिर्च के अंदर जी मरोड़िया का रोग आता है, तो मरोड़िया रोग के लिए हमने मोनो और इथियान दवाई का इस्तेमाल किया है। तो पहला स्प्रे हमने मोनो का कर दिया, अगला इथियान का कर दिया। बस इसी 2 दवाइयों का हमने फसल उनका चक्कर बनाए रखा, तो उससे हमारे ये मरोड़िए की कोई बीमारी की दिक्कत नहीं है। जब अप्रैल में हमने इसका रोपण किया तो इसकी जो सिंचाई थी वो हर हफ्ते होती थी, और जैसे जैसे बरसात का मौसम आया तो उस टाइम सिंचाई क्या है 10 या 15 दिन में शुरू कर दी। और अभी जो सर्दी का मौसम आया है तो इसकी हर हफ्ते सिंचाई कर रहे ताकि इसमें सर्दी का असर ना हो, और सिंचाई हल्की कर रहे। इसमें जी हमारे खर्चा आया 30,000 रुपये, और ये हमने बिक्री कर दिया 2,30,000 का। तो हमारे इस मिर्च की खेती के अंदर 2 लाख रुपए की बचत है। पहले तो जी कपास में कोई 8, 10, 15,000 रुपये की बड़ी मुश्किल से बचत आती थी, और इसके अंदर बहुत अच्छी बचत आई है। हरिराम सिंह की नई सोच से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। ऐसे में प्रदेश के किसान भी प्रेरणा लेकर परंपरागत फसलों के साथ साथ अन्य कृषि को अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर एक सफल किसान बन सकते हैं, और घाटे का सौदा बनती जा रही कृषि की कमाई का साधन वो साबित होगी। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान बकरी पालन करते हैं और बकरी पालन व्यवसाय को लाभकारी तभी बनाया जा सकता है जब बकरियों के साथ साथ उनके नवजात मेमनों की देखरेख भी उचित तरीके से की जाए। तो बकरी के नवजात मेमनों की देखरेख आप कैसे करें जिससे उनकी मृत्यु दर को कम किया जा सके और उनका शारीरिक विकास भी अच्छा हो, इसी बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार गौर। बकरी के बच्चों की देखभाल, आहार पोषण किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूं। बकरी का जो गर्भकाल होता है सामान्य तौर पर 5 माह 5 दिन होता है। इसके पश्चात जब बकरी ब्याने को अवस्था पर आती है, ब्याने के पहले हमको जो गर्भवती बकरी होती है उसको समूह से अलग करके और हमारे यहाँ जो खोलियां बनी है आवास गृह में उनको पृथक करके रखा जाता है, ताकि दूसरे बकरियां गर्भित वाली जो बकरी है उसको किसी तरह से ना चोट पहुंचे और जो भ्रूण पल रहा है पेट में उसको किसी तरह कोई नुकसान ना हो, इसलिए झुंड समूह से उनको पृथक किया जाता है। अक्सर यह देखने में आता है कि हमारे कुछ बकरी पालक भाई बकरियों के नवजात मेमनों की देखरेख पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण जन्म के कुछ दिन बाद ही बकरी के बच्चों की मृत्यु हो जाती है। और इस मृत्यु दर को कम करने के लिए बकरी पालक क्या करें, आइए जानते हैं। और जब बकरी ब्याती है, ब्याने के पश्चात सर्वप्रथम हमें जो बकरी के बच्चे होते हैं उनकी नाक से जो लसलसा द्रव्य होता है नसिका द्वार से उसको हमें अलग करना होता है, स्वच्छ हवा उन्हें प्रदान हो सके, तभी वो हमारे बच्चे जो हैं जीवित रह पाते हैं। तो हमें उसके पूरे शरीर से जो गीलापन है वो या तो हमारे पास सूखा कपड़ा हो, स्वच्छ साफ या बोरा हो, उससे पोंछना जरूरी होता है। आमतौर पर होता तो ये है कि जब बकरी ब्याती है तो वो अपने बच्चे को खुद ही चाटती है और उससे जो बकरी के बच्चों का शरीर होता है वो शुष्क हो जाता है। अगर ठंड का मौसम है तो धान का पुआल बिछाना जरूरी है, और जो आवास गृह हैं उनमें ठंडी हवाओं से बचने के लिए हमें बोरों की फट्टियां लगा करके ठंड से बचाव करना जरूरी होता है। इसके पश्चात जो है आधे से 1 घंटे के अंदर हमें बकरी के बच्चों का वजन ज्ञात करना है, और वजन के अनुसार ही हमको प्रथम दिवस से लेकर 5 दिवस तक, जिसे हम चीख या तेली कहते हैं, वो शरीर भार का 1/10वां हिस्सा देना अति आवश्यक होता है। 6वें दिन से फिर बकरी के बच्चे जो हैं अपनी माँ से दूध ग्रहण करते हैं, और यह भी जो दूध पिलाया जाता है यह इनको पहले थनों को अच्छी तरह से कुनकुने पानी से धो लेना चाहिए और स्वच्छ सूखे कपड़े से थनों को पोंछ लेना चाहिए। इसके पश्चात ही बकरी के बच्चे को दूध
पीने के लिए थन मुंह में देना जरूरी होता है। और यह जो दूध पिलाया जाता है 24 घंटे में 3 से 4 बार पिलाया जाता है, क्योंकि अगर दूध कम पिएगा तो उसके शारीरिक भार में जो वृद्धि परिलक्षित होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, और अगर अधिक पिएगा तो इन्हें दस्त जैसी व्याधि से ग्रसित होना पड़ता है, और इसी के कारण हमारे जो बच्चे हैं मृत्यु दर को प्राप्त होते हैं। तो हमको मृत्यु दर के नियंत्रण के लिए जरूरी है कि पहले तो वो स्वच्छ दुग्ध जो है वो 1 दिन से लेके 90 दिन तक जो है दूध पिलाया जाता है। उस पर ही बकरी के बच्चों का रख रखाव होता है और शारीरिक वजन उनका बना रहता है। किसान भाइयों, बकरियों के नवजात बच्चों का शारीरिक विकास अच्छा हो, इसके लिए उनकी आहार व्यवस्था तथा चराई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आपने संतुलित मात्रा में दाना एवं हरा चारा नहीं खिलाया तो बकरी के बच्चों का अधिक दिनों में कम शरीर भार होने से उनका उत्पादन भी प्रभावित होगा और आपको बकरी पालन से आर्थिक हानि होगी। 2 माह के पश्चात ये बकरी के बच्चे, जैसा कि आपने देखा है, ये हमारे हरे चारे को, या बेरी की पत्ती है, पीपल की पत्ती है, बरगद की पत्तियां हैं या उमर की पत्तियां हैं, इनको खाना प्रारंभ कर देती हैं। और 90 दिन के पश्चात इन बच्चों को इनकी मां के साथ हम चराई के लिए भेजना प्रारंभ कर देते हैं। कि जो हमारे बच्चे 1 माह के ऊपर हो जाते हैं उन्हें दाना मिश्रण दिया जाता है। उस दाना मिश्रण में 32 भाग पिसी हुई मक्का का दलिया होता है, 30 भाग जो है वो खली होती है, जैसे मूंगफली की खली है या सोयाबीन की खली है, साथ में 20 भाग जो है चना की चुनी होती है, 12 से 15 भाग जो है गेहूं का चोकर होता है, और 2 भाग से 2.5 भाग जो है हम इनको जो है नमक पिसा हुआ देते हैं, और साथ में उतना ही 2.5 भाग जो है खनिज लवण इनको देना जरूरी होता है। और इस तरह से अगर हम संतुलित आहार पोषण रखेंगे तो हमारे बकरी बच्चे जो हैं इनका शरीर भार उत्तम स्वस्थ बना रहेगा। बकरियों के नवजात बच्चों को अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए कौन-कौन से समय पर टीके लगवाएं तथा पेट के कीड़ों को मारने के लिए क्या करें, जिससे आपके मेमनों को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। होता ये है कि हम कितना भी अच्छा आहार पोषण न दें, कृमि अगर इनके पेट में रहेंगे तो ये शारीरिक वृद्धि पर्याप्त रूप से और अच्छी तरह से प्राप्त नहीं कर पाएंगी। हमें सर्वप्रथम इन्हें 21 दिन के पश्चात पहली बार इनको जो कृमिनाशक दवा होती है वो देना आवश्यक होता है। अब इसके पश्चात जो आता है कि हमारे बकरियों में जो वार्षिक टीकाकरण कार्यक्रम है, वर्षा के पूर्व जो है गलघोंटू रोग का टीका, मुंहपका खुरपका रोग का टीका, और साथ में जो है एक टंगिया रोग का टीकाकरण किया जाता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, जहां पर अधिकतर परिवार कृषि पर ही निर्भर हैं, लेकिन प्रदेश के किसान लगातार पारंपरिक कृषि ही करता आ रहा है, जिससे लाभ का दायरा कम होता जा रहा है। यदि ऐसे में कुछ किसान पारंपरिक कृषि से हटकर फूलों की खेती करें तो वो ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और फूलों के अंतर्गत ऐसा ही एक फूल है लिलियम, जिसकी खेती करके आप अधिक लाभ कमा सकते हैं। आइए इस बारे में अधिक जानकारी लेते हैं एक प्रगतिशील किसान मलकीत सिंह से। ये लिलियम फ्लावर का फार्म है जी, 1 एकड़ में। जैसे प्लांटेशन है शुरू हमारी सितंबर से शुरू होती है और थोड़ा हफ्ते का गैप दे दे के लगाते हैं इसमें, थोड़ा वही वीकली के हिसाब से, और ये फरवरी तक चलती है लगभग सितंबर से लगा के। तो बारी बारी लगाते हैं स्टेप बाय स्टेप, और आगे खाली पड़ा बाद में लगाएंगे इसमें लगभग 6-7 वैरायटी फूलों की है। 4 कलर्स की वैरायटी है जी इसमें, नेस्विले और पाविया येलो में, पिंक में प्रिंसी, और जी कोरियर है। 4 टाइप के होती है जी वैरायटी, कलर 4 है इसमें। ये दिल्ली मार्केट में जाता है जी। इसमें जो पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं हम वो घुलनशील डालते हैं ड्रिप के थ्रू ही, यानी कि 3 दिन बाद थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा इसमें यूज नहीं होता खाद दवाई कुछ भी। तो इसमें इन्वेस्टमेंट आती है लगभग सीड्स की 14 लाख के आसपास, और 2 लाख के करीब जो पेस्टिसाइड्स वगैरह डलते हैं उसकी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बागवानी विभाग के डॉक्टर S.K. भाटिया ने बताया कि विदेशों में लिलियम की खेती बहुत की जाती है, लेकिन भारत में इसकी काफी कम खेती की जाती है। लिलियम की खेती केवल सर्दियों में की जाती है। इसके अलावा लिलियम पौधे पॉली हाउस में लगाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि लिलियम के पौधे सीधी लाइन में लगाए जाते हैं। दूरी जो इसकी प्लांट टू प्लांट है वो 20 से 30 सेंटीमीटर है, और एक बेड बनती है तो बेड पे 2 लाइनें लगाई हैं, और इसके अंदर 2 लाइनों को हम कितने चौड़ाई में लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं करीब 60 सेंटीमीटर में, और जो पौधे से पौधा है वो 20 या 30 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर के बीच में है। तो इस प्रकार हम अगर देखेंगे तो ये एकड़ के अंदर काफ़ी लग जाएंगे, करीब 50-55 हज़ार लग जाएंगे। ये पानी जो है हम टपका सिंचाई से लगाते हैं, एक साथ में टपका विधि से पानी भी लगाते हैं, और साथ में फर्टिगेशन जो उसके अंदर 150-200 ppm की कंसंट्रेशन के अंदर सारे न्यूट्रिएंट मिले होते हैं, वो उसको हम उस प्रकार से देते हैं। तो इसका मतलब कोई पानी का और खाद का इसको कोई ज़्यादा अलग से इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल एक नॉर्मल कल्टीवेशन के हिसाब से ही चल जाता है। बागवानी विभाग के डॉक्टर S.K. भाटिया ने बताया कि लिलियम के फूल विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा इसे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक लगाया जाता है। इसे लगाने के 50 दिनों के बाद फूल मिलने लग जाते हैं। ठंड वाले क्षेत्रों में लगातार इसकी खेती की जाती है, लेकिन हरियाणा में लिलियम की खेती सर्दियों में कर सकते हैं। अगर किसान भाई 1 माह के अंतराल के बाद लगातार पौधे लगाए तो लंबे समय तक मुनाफा ले सकते हैं। कई होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट है, ये ऐसी बात नहीं, जब भी लगाएं इसमें फ्लावर आएगा, लेकिन यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है तो इसलिए हम पहले नहीं लगा सकते, और वहाँ इसको हम बाद में भी लगा सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने बीज की बात की थी, जैसे हम यहाँ फूल भी ले लेंगे तो यहाँ पे अगर वो बल्ब होगा तो एकदम स्प्राउट कर जाता है, प्लांट स्प्राउट कर जाता है, तो नीचे बल्ब नहीं बनता। यही कुल्लू मनाली में अगर वो लगाते हैं तो वो पौधा ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, नीचे उसका बल्ब फॉर्मेशन होती रहेगी, फूल नहीं आएगा। और जैसे फूल आना शुरू हो जाता है तो बल्ब की फॉर्मेशन या उसकी जो बढ़वार है वो कम हो जाती है। बागवानी विभाग के डॉक्टर S.K. भाटिया ने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि वर्तमान समय में लिलियम फूल के बीज विदेशों से मंगाने पड़ते हैं, इसलिए लिलियम के बीज काफी महंगे होते हैं। लेकिन किसान भाई लिलियम के बीज अपने खेत में तैयार करें तो किसान भाई फूलों के साथ साथ लिलियम के बीज बेचकर 2 गुना लाभ कमा सकते हैं। इसकी जो टर्जिडिटी है, इसका ये सूखता नहीं, ऐसे गुलदस्ते के अंदर 5-6 दिन तक 7 दिन तक ये बिल्कुल हरा रहेगा, और इसकी जितना फूल ब्यूटी देगा उतनी बराबर में फोलिए जो इसके लीव्स इसकी ब्यूटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। और ये गुलदस्ते के अंदर हम जब इसको लगाते हैं तो तकरीबन ये 8 दिन या 7 दिन तक सही रह जाता है, ऐसा अच्छा लगता है। एक ही स्टिक जो अगर हम लगाते हैं तो आप ये मानो कि 7-8 दिन तक बड़ी सही रहती है। लिलियम फूल की खेती से अच्छी आय प्राप्त करने के लिए इसकी तुड़ाई प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सही समय पर फूलों की तुड़ाई न करने पर इसका विपरीत प्रभाव फूलों की गुणवत्ता पर पड़ता है, जिससे हमारे किसान भाइयों को इसका अच्छा बाजार भाव नहीं मिल पाता है। इसलिए किसान भाई लिलियम फूल की तुड़ाई कब करें, आइए जानते हैं।
जब हम मार्केट के लिए तोड़ते हैं, जब ये देखते हैं लोकल मार्केट में करनी है, तब जैसे वो इसकी बड जो है स्वेल हो जाती है, स्वेल होने के बाद थोड़ी खिलती है तो तोड़ लेते हैं। अगर कहीं दूर ले जाना है, दूसरे देश में ले जाना है या बहुत दूर ले जाना है, तब हम ये करते हैं कि इसको बिल्कुल स्वेलिंग के टाइम ही तोड़ लेते हैं और बाद में इसकी जो बड है वो गुलदस्ते के अंदर ही ओपन होती है। एक ओपन होएगी, फिर उसके बाद दूसरी हो जाएगी, फिर तीसरी हो जाएगी। फूलों की खेती आज के समय में बहुत बढ़िया है जी, और पॉली हाउस की जो स्कीम है उसकी तरफ किसानों का बड़ा रुझान बढ़ रहा है। बड़ी फायदेमंद साबित हो रही है ये स्कीम। सरकार भी इसके ऊपर काफी अनुदान दे रही है। हमने फूल लगा रखे हैं जी ये पॉली हाउस में, बाहर भी हमने लगा रखे हैं फूल खुले में, लेकिन खुले के फूलों में एक तो सर्दी का मौसम है जी, पाला पड़ जाता है, दूसरा कई प्रकार की और बीमारियां आ जाती हैं। लेकिन पॉली हाउस के अंदर पौधे बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं और बढ़िया क्वालिटी तैयार होती है जी। हमारा ये फूल गुलदस्ते वगैरह में यूज होता है और इसको हम यहाँ से दिल्ली ले जाते हैं, वहाँ से फिर ये देश में अलग अलग जगहों पे जाता है और अच्छे रेट मिलते हैं हमारे को और बहुत बढ़िया फायदा हो रहा है जी हमें। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। किसान बंधु, आप अपने चना की अच्छा उपज लेना चाहते हैं, रोग व्याधि और कीटों से बचाव करना चाहते हैं, तो इन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले, अगर आपकी भूमि में नमी की कमी दिखाई दे रहा हो तो उसमें आप हल्की सिंचाई अवश्य कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पोषक तत्व की कमी के लक्षण आपको दिखाई दे, फली या फूल लगने के समय या पौधे का बढ़वार नहीं हो रहा हो, तो इस केस में मल्टीप्लेक्स दवा आती है, उसको किसान बंधु 2 ml प्रति लीटर की दर से छिड़काव करते हैं। तो अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी की लक्षण दिखाई दे तो उससे भी उसको दूर कर सकते हैं। उकठा रोग के कारण चने के पौधे मुरझाकर सूखने लगते हैं और ग्रसित पौधे को उखाड़कर देखने पर उसकी जड़ों पर गहरे भूरे फफूंद दिखाई देती है तथा उसके तने को फाड़कर देखने पर बीच में काली धारी दिखाई देती है। अगर समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो उत्पादन में भारी कमी होती है। तो इस रोग की प्रारंभिक अवस्था पर नियंत्रण करने के लिए रोग ग्रसित पौधे को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 50 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर उसका भुरकाव करके सिंचाई कर देते हैं, तो इस रोग को कम किया जा सकता है। किसान बंधु को थीरम, कैप्टन या बेवेस्टिन ये दवा आती है जो 2 ग्राम प्रति केजी सीड की दर से इसको आप उपचारित कर ले तो देखा गया इससे आप निजात पा सकते हैं। इसी अनुसार अगर आपके खेतों में देखा गया है कि अगर कीड़े मकोड़े का प्रकोप आ जाता है, अगर किसान बंधु को अपने चने के खेत में पिल्लू या दीमक दिखाई देता है,
ये पौधों की जड़ों को काटकर हानि पहुंचाता है, जिसकी वजह से चने की फसल में जगह जगह पौधे कटे हुए मिलते हैं तथा खेत में पौधों की संख्या कम होने से उत्पादन कम हो जाता है। इन कीटों के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफॉस दवा की 2 मिली मात्रा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाएं तथा डब्बे में भरकर पेंदी में छेद करके सिंचाई जल के मुख्य द्वार पर रख दें, जिससे बूंद बूंद करके दवा सिंचाई जल के साथ पूरे खेत में फैल जाती है तथा कटुआ, कीट और दीमक का नियंत्रण हो जाता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बकरी पालन से अधिक लाभ लेने के लिए कैसे करें उचित आवास प्रबंधन और देखभाल। बरसीम की खेती को बनाया लाभ का जरिया, एक किसान का अनुभव। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।